क्या बताया? ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट बैरियर रीफ ऑफ द वर्ल्ड या लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे ऑस्ट्रेलिया के, वो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड का। ठीक है, कोरल रीफ क्या होता है? कोरल जूजेंथिल से मिलके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कोरल सी की पोजीशन भी याद रखना कहां पे है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका एक्यूज इजराइल ऑफ गाजा जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है? मास मर्डर या मास किलिंग। तो साउथ अफ्रीका ने इजराइल को एक्यूज किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमने पढ़ा था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए यूएनओ बनाया गया था। 193 कंट्रीज इसकी मेंबर है यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। बताओ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन यूएनओ के। यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी। एससी का मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक ऑर्गन है, मतलब यूएनओ मेनली 6 चीज से मिलके बना है, उसमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, दूसरा ट्रस्टीशिप काउंसिल, ओके। ट्रस्टीशिप काउंसिल दूसरा ऑर्गन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तीसरा ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। देन बताओ इसको, बताओ। आपने बताए यूएन इकोसोक, यूनाइटेड नेशन। इको इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एंड एसओसी मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और एक यूएन सेक्रेटरीट। ये 6 से मिलके बना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये एक तरह का यूएन का पार्लियामेंट है, जहां पे सभी कंट्रीज मिलके डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ को एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। या यूएनओ का जो कोई भी डिसीजन है उसको अगर इंप्लीमेंट करना है
तो उसके लिए ये काफी हेल्पफुल होता है यूएनएससी। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं फ्रांस, यूके, यूएस, चाइना, ठीक है, यूके आ गया, ब्रिटेन, रसिया, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा है सारा लोअर क्लासेस में। इन 5 के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये है कि इस यूनाइटेड पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन लिया गया है, इनमें से कोई एक भी उसको रोक सकता है। अगर वो अपनी वीटो पावर यूज करेंगे, कोई भी डिसीजन सपोज यूएनजीए ने लिया है, ठीक है, या यूएनएससी ने कोई डिसीजन लिया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो इनमें से किसी एक को अगर वो नहीं मानने हैं तो वो उस पे वीटो लगा सकता है, मतलब उसको रोक सकता है कि ये डिसीजन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे रसिया है तो एक वीटो, एक प्रपोजल आया कि भाई यूक्रेन रसिया के बीच में वॉर स्टॉप किया जाए, तो रसिया ने वीटो कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से वीटो हो जाता है। या कई बार ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान में लेके जम्मू कश्मीर को लेके कोई एग्रीमेंट, कोई प्रपोजल आ जाता है, तो इंडिया का फेवर करने के लिए कई बार रसिया और कई बार फ्रांस उस पे वीटो लगा देता है, क्योंकि ये दोनों हमारे बहुत ही फ्रेंडली नेशन है, फ्रांस भी और रसिया भी, तो वो उस पे वीटो कर देते हैं। कई बार ये वीटो हो जाता है कि इस पे डिस्कशन ही नहीं करना, बस इसको यहीं पे बंद कर दो। वीटो का मतलब ये भी है, वो चाहे तो किसी भी डिसीजन को वहीं क्लोज कर सकते हैं अपनी पावर को यूज करके, ठीक है। तो इनके पास ये वीटो पावर है। ये पावर इनके पास आई क्यों वीटो पावर? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जो 2 वर्ल्ड वॉर हमने पहले ही मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 और वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 सॉरी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें ये इनको बोलते थे अलाइड पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलाइड वर्सेस एक्सिस पावर के बीच में हुआ था। एक्सिस पावर में थे जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, और उनके अगेंस्ट में ये नेशन थे, तो ये जीते थे। तो वहां से इनको पावर, इन्होंने मतलब खुद ही इस चीज को बनाया था। उस टाइम पे पावरफुल कंट्री थे तो उन्होंने वीटो का प्रोविजन खुद ही रख लिया था, ठीक है, ऐसा कोई इनको किसी ने दिया नहीं, ठीक है। तो वीटो का प्रोविजन है क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड कंट्रीज में थे तो जीते थे। ऐसा कोई ग्रुपिंग नहीं था कि ये सब मिलके इन सब के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। बस ये 2 ग्रुप बनाए गए हैं कि अलाइड पावर में ये थे और एक्सिस पावर में ये थे। जैसे एक्सिस पावर में इन्होंने एक दूसरे की कहीं हेल्प नहीं की, ये अलग अलग लड़ रहे थे तीनों के तीनों, ठीक है, और ये भी मोस्टली अलग अलग ही लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। ट्रस्टीशिप काउंसिल, हाँ, किसमें एक तरह से माना जाता है चाइना को। उस टाइम पे तो जापान का अटैक हो रहा था, चाइना जापान की कॉलोनी थी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या था? जब ये बना यूएनओ तो उस वक्त कुछ स्टेट ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, जो स्टिल किसी न किसी कंट्री की कॉलोनी थे। तो ऐसे 11 या 12 स्टेट थे, आई थिंक 12 थे या 12 थे, 12 ऐसे स्टेट थे। उनको ट्रस्टीशिप बना के यूएनओ के अंडर में डाल दिया गया था कि भाई ये स्टेट अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो धीरे धीरे हम इनमें इनकी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करा देंगे,
लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल ने उन स्टेट्स को, उन कंट्रीज को अपने अंडर में ले लिया था और धीरे धीरे हर एक कंट्री ने, छोटे छोटे आइलैंड कंट्री थे वो या कोई छोटे मोटे कंट्री थे जो इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, तो उन कंट्रीज को यूएनओ ने अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है, एक तरह से ट्रस्ट में कि आप कॉलोनी नहीं हो अब, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो इंटरनल गवर्नमेंट है उसको स्टेबलाइज किया जाएगा और फिर जो पावर है, अथॉरिटी है, वो आपकी लोगों को दे दी जाएगी कंप्लीटली। तो ऐसे ही 1994 में एक कंट्री थी पलाऊ, PALAU, ये लास्ट कंट्री थी जिसमें मतलब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी गई थी, ठीक है, और यूएनओ ने मतलब वहां के लोगों को पावर अथॉरिटी दे दी थी कि अब आप लोग देखो। उसके बाद से ये इनएक्टिव ऑर्गन है, डोरमेंट भी बोल देते हैं ऐसे ऑर्गन को। कौन से कंट्री? अफ्रीका, ठीक है, डोरमेंट है या इसको बोल सकते हो इनएक्टिव है ये, मतलब इसकी जरूरत नहीं रही 1994 के बाद। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, अच्छा इसमें पहले एक बार इसी पे आते हैं वापस से। 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 2 ईयर के लिए। नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। वोटिंग होती है, कैसे इलेक्ट होते हैं ये UNGA जो है ये वोटिंग करता है, पार्लियामेंट वोटिंग करता है कि कौन जीतेगा। कोई भी 193 कंट्रीज में से बता सकता है कि भाई मुझे फाइट करना नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, तो उनको सपोर्ट लेना होता है अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स का, कि कितने, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट लेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके जो टॉप 10 होते हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, हम नॉन परमानेंट मेंबर है, वी आर बिडिंग फॉर द परमानेंट सीट। डन। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। और यहीं पे एक और हेडक्वार्टर भी है नीदरलैंड में ही, द हेग में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, द हेग, नीदरलैंड में 2 हेडक्वार्टर हैं, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC। ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC, ठीक है। ये ICC द रोम स्टैट्यूट से बनी थी। ICC जो फॉर्म हुई थी द रोम स्टैट्यूट से बनी थी। कहाँ है रोम? इटली की कैपिटल है। और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है और रोम इटली की कैपिटल है। इंडिया ICJ का मेंबर है, यानी इसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन इंडिया ICC का मेंबर नहीं है।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर नहीं है। मेंबर नहीं है का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी। देन यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस ऑफ पोर्टुगल, कैपिटल लिस्बन। ये यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जेनसेक भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूएन जनरल सेक्रेटरी। मतलब एक तरह से यूनाइटेड नेशन के अगर जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ऐसे ही ये यूएन के एग्जीक्यूटिव हेड है, एंटोनियो गुटेरेस ऑफ पुर्तगाल। डन डन। गाजा स्ट्रिप हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। जो फाइट चल रही है मेनली गाजा स्ट्रिप में एक ग्रुप है हमास और लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, ठीक है। इन दो के बीच में, इन दो की इजराइल के साथ है। गोलन हाइट्स ये इजराइल के पास है, गोलन हाइट्स। डेड सी भी पढ़ लिया था, हाँ। डेड सी एक तरह से बाउंड्री है इजराइल, जॉर्डन और पैलेस्टाइन और जॉर्डन के बीच में। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये पैलेस्टाइन है, ये पैलेस्टाइन है सारा का सारा, ठीक है। और ये गाजा स्ट्रिप इसका लार्जेस्ट प्रोविंस है, ठीक है। अभी तो ऑटोनोमस है, वहां पे हमास का रूल चलता है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलिटेंट ग्रुप हैं। पैलेस्टाइन की कैपिटल है ईस्ट जेरूशलम और इजराइल की है वेस्ट जेरूशलम। जेरूशलम ईस्ट, इसके आगे ईस्ट लगा दोगे तो वो पैलेस्टाइन की कैपिटल है, और वेस्ट जेरूशलम जो है वो इजराइल की कैपिटल है। ये सब ने पढ़ाई दिया आप लोगों को। कौन है इनके प्राइम मिनिस्टर, कौन है? कियार स्टारमर। पहले थे ऋषि सुनाक, अभी है कियार स्टारमर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। प्रिंस किंग चार्ल्स प्रिंस ऐसा कुछ करके है, प्रिंस चार्ल्स ऐसा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ये रशिया के हैं प्रेसिडेंट, और व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के हैं। कीव कैपिटल है यूक्रेन की। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा कीव की स्पेलिंग, KIEV, या ये भी दोनों ही मिल जाएंगे।
KYIV और KIEV. Kyiv is the capital of यूक्रेन. जब ये सर ने बता ही दिया होगा, ये इंग्लैंड, ये 3 मिल गए तो ग्रेट ब्रिटेन. इनके अंदर इस चौथे को और मिला दो तो यूनाइटेड किंगडम, और अगर इस 5वें को भी मिला देंगे तो ब्रिटिश आइल्स. लिख लिया था ये आप लोगों ने, या सर ने बताया था? ठीक है, लिखो तो. ब्रिटेन का, हाँ. देखो, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये तीनों इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वैसे, इंग्लैंड या ब्रिटेन. ठीक है, ब्रिटेन इंग्लैंड एक कंट्री है, कैपिटल है लंदन, और इन तीन को मिला दें तो बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम ऐड कर दें, ये आयरलैंड कंट्री है पूरी, ये 2 में डिवाइड है. नॉर्दर्न आयरलैंड अलग कंट्री बनी हुई है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग है. तो नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर सिर्फ मिला दें हम, तो ये बन जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड या ब्रिटेन, इन सब की कैपिटल लंदन है. बाकी स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों को याद करने की. और यूके के अंदर हम मिला दें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये वाला पोर्शन और मिला दें यूके के अंदर, तो वो बन जाएंगे ब्रिटिश आइल्स. स्कॉटलैंड प्लस नहीं, ब्रिटेन तो इसी को बोलेंगे, यही ब्रिटेन है, इंग्लैंड ही ब्रिटेन है. इसके अंदर आप स्कॉटलैंड प्लस वेल्स मिलाओगे तो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा. ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन में अगर नॉर्दर्न आइलैंड मिला दोगे, ये कलरफुल सारे, ये बन जाएंगे यूके, और ये ग्रे कलर और मिला दोगे इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो ये बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स. डन. नेक्स्ट न्यूज है, ब्रिटेन टू प्रोवाइड 20,000 मिलिट्री पर्सनल्स इन नेटो एक्सरसाइज. नेटो हमें याद रखना है, नेटो एक्सरसाइज का नाम है स्टडी फास्ट डिफेंडर 24. स्टडी फास्ट डिफेंडर 24 ये नेटो की एक्सरसाइज है. नेटो कंट्रीज मिलके ये एक्सरसाइज करते हैं. नेटो वैसे हमने पहले भी पढ़ लिया था, फिर से यहाँ पे मेन चीजें लिखी हुई है. 1949 में बना था. ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी या वाशिंगटन ट्रीटी इसका दूसरा नाम है. ठीक है, 32 मेंबर हैं. लेटेस्ट मेंबर जो बना है स्वीडन, मार्च 2024 में, और ब्रुसेल्स बेल्जियम नेटो का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है.
75th एनिवर्सरी थी अब की बार नेटो की, और इनकी एनुअल समिट हुई है वाशिंगटन डीसी में। एनुअली ये लोग मिलते हैं, तो 75th फॉर्मेशन ईयर पे, क्योंकि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का 25th 50th 75th 100th मतलब 25 के मल्टीपल में कोई एनिवर्सरी होती है तो क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो 75th एनिवर्सरी थी इनकी अब की बार, 75th ईयर हो गए हैं, कंप्लीट हुए इनको। तो इनकी जो मीटिंग हुई है एनुअल समिट, वो वाशिंगटन डीसी में हुई है अभी। लेटेस्ट मेंबर याद रखना स्वीडन। अब ये मत बोलना स्वीडन की कैपिटल भी नहीं बताई मैंने। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? लिखने से याद नहीं होंगे, याद करने से होंगे। कैपिटल हाँ नहीं याद? हाँ तो क्यों नहीं याद? करो। मैं जो इंपॉर्टेंट है उनकी तो मैं वैसे लिखवाता हूँ, बहुतों की तो वैसे ही छोड़ देते हैं। स्टॉकहोम, अब ये मत बोलना कि बताई नहीं थी। डन। इसके जो ये नेटो बना था 1949 में, ये यूएसए और उसकी अलाइड कंट्रीज ने बनाया था। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि ये क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नेटो। हमने इससे पहले ब्रिक्स पढ़ा, सार्क पढ़ा, बिम्स्टेक पढ़ा, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो इकोनॉमिक या फिर सोशल कोऑपरेशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सारी की सारी। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इकोनॉमी और इनको पॉलिटी से नहीं लेना, इनको मिलिट्री से लेना है कि एक कंट्री पे अटैक होगा तो सब पे अटैक माना जाएगा। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में एक और बनी थी, वॉर्सो पैक्ट। यूएसएसआर और उसकी अलाइड कंट्रीज ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था 1955 में। वो भी मिलिट्री अलायंस था इसलिए बोल रहा हूं कि बंदूक खत्म हो गया है। किसकी कैपिटल है वॉर्सो? पढ़ो, इनको याद भी करो, लिख लिख के क्या फायदा है फिर। मैं 2 साल तक लिखवाता रहूंगा ऐसे, तो कॉपी भरती रहेंगी बस। किसकी कैपिटल है वॉर्सो? मैं अपने से मत पूछा करो। पोलैंड। नेक्स्ट देखो, हाँ ये तो नॉर्मल चीजें हैं आपके आसपास की, स्टोरी टाइप में मैं कोशिश करता हूं वैसे बताऊं, तो आप लोगों से याद नहीं हो रही। रिवाइज करो ना बार 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 बार। हाँ, स्टोरी टाइप का मतलब है कुछ ना कुछ रिलेट करता हूं कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बता रहा हूं कि याद करो वॉर्सो पोलैंड की कैपिटल, तो ऐसे याद करो।
डन, लिख लिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विंस लोवा कोकसस, ये एक स्टेट है वहां पे। कितने स्टेट हैं यूएसए में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। पहले वहां पे 13 कॉलोनीज होती थी, 13 कॉलोनीज थी पहले। वो 13 कॉलोनीज मिली, उन्होंने यूएसए बनाया और फिर धीरे धीरे उनमें से ब्रेक होके अभी 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, इंडिया में कितने हैं? 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे ही वहां 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट हैं। 13 कॉलोनीज थी और ये 13 कॉलोनीज ब्रिटिश के अंडर में थी। यहाँ पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा बहुत लंबे टाइम तक। यूएस पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा। यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंपनी का है गवर्नमेंट? पहले तो कंपनी का ही था। यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था 1775 से 1783 तक। यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था। यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दो के बीच में था, पैट्रियोटिक फोर्सेस जो इन 13 कॉलोनीज ने मिलकर बनाए थे वर्सेस ब्रिटिशर्स, या ब्रिटिश फोर्सेस लिख लो। पैट्रियोटिक फोर्सेस को लीड कर रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन। मैंने लिख दिया, पूछने तो मैं पहले वाला था लेकिन जॉर्ज लिख चुका था मैं तब तक। अबीर कौन थे जॉर्ज वाशिंगटन? ऑफ यूएसए, एंड ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने आफ्टर विनिंग दैट वॉर। और ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे कॉर्नवालिस। सुना नाम है कुछ? इसके बाद ये वॉर हारने के बाद इनको इंडिया में भेजा गया एंड ही बिकम द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सेकंड गवर्नर जनरल बने बंगाल के। पहले आप बताओ कौन थे? हाँ बोलो। पहले सेकंड लिखा हुआ है यार, कॉमन सेंस ही यूज करो। हाँ ना ना ना, वार्न हास्टिंग। नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वार्न हास्टिंग। यक्स कौन होता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? क्या होता था ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? हाँ तो कौन होते क्या, उसको क्या बोलेंगे? एक मतलब एग्जैक्ट बताओ ना कि कौन होता था। हाँ नहीं, गर्दन घुमाने से नहीं काम चलेगा। कौन होता था? He was the highest official of British East India Company in India. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में हाईएस्ट ऑफिशियल होता था, उसको बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो ये कॉर्नवालिस। दो चीजों के लिए काफी फेमस थे ये।
पहला तो उन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। कहो अमेरिका से कहां पे आ गए हम लोग, कोई नहीं, वापस अमेरिका चलेंगे। परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने दिया, ठीक है। और दूसरा ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। जो डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो पोस्ट इस पर्सन ने क्रिएट की थी पहली बार इंडिया में। कलेक्टर की पोस्ट इन्होंने क्रिएट की थी। ही इज द फादर ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। हाँ अभी उस पे आ रहा हूं। अगले पेज में बताता हूं क्या थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में लैंड रिवेन्यू सिस्टम चलाई थी टू कलेक्ट टैक्सेस। टैक्स कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रिवेन्यू सिस्टम चलाए थे कि कैसे लैंड के रिवेन्यू कलेक्ट किया जाए, टैक्स कलेक्ट किया जाए। उनमें से एक सिस्टम था इजरादारी, एक सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, और इसी का दूसरा नाम था जमींदारी। एक सिस्टम था रयतवारी सिस्टम और एक था महलवारी। नीचे बैठा दूंगा आपकी बार बोलते हुए मिले तो। ये चार लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम थे ब्रिटिशर्स के, कि कैसे फार्मर से लैंड कलेक्ट करें, ठीक है। इनको बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था, ठीक है। बाकी भी याद कर लोगे, बता दो यहीं पे। इजरादारी दिया था वारन हास्टिंग ने, रयतवारी दिया था होल्ट मैकेंजी, और महलवारी दिया था थॉमस मुनरो एंड रीड। ये MUNERO OLT। हाँ थॉमस मुनरो अलग थे, अलेक्जेंडर रीड अलग था। तो मुनरो रीड याद रख लो तो भी काफी है, ठीक है। होते क्या थे फिर कभी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। तो ये कॉर्नवालिस से रिलेटेड। अब आ जाते हैं वापस से अमेरिका। अमेरिका में अभी फिलहाल प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। नवंबर में इलेक्शन होने हैं, 4 साल के लिए चुना जाता है वहां पे प्रेसिडेंट, ठीक है। आ जाओ, उठ के आगे आ जाओ जल्दी से भाई, आ जाओ आगे आओ जल्दी से।
जो बाइडेन अभी करंट प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस। वाइस प्रेसिडेंट इसलिए पढ़ रहे हैं, हाँ इसी बिलोंग मतलब इसके एंसेस्टर इंडिया में तमिलनाडु से थे, इसलिए नाम कमला है, कमला हैरिस। ये अभी प्रेसिडेंट के लिए बिड कर रही हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, तो इन दो के बीच में प्रेसिडेंट फाइट है। 4 नवंबर को जो इलेक्शन, 4 नवंबर में जो इलेक्शन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है और कमला हैरिस एक तरफ है। नहीं, अमेरिका में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया की तरह, मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां पे, लेकिन 2 मेन डोमिनेंट पार्टीज हैं वहां की। एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ रिपब्लिकन पार्टी एंड डोंकी इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेट। तो ये 2 मेन पार्टी हैं वहां पे, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट, और एक का सिंबल है एलिफेंट और एक का सिंबल है डोंकी। बाकी और भी, ऐसा नहीं सिर्फ यही 2 हैं, लेकिन जैसे इंडिया में मेनली 2 ही पार्टी हैं, मेन 2 नेशनल लेवल पे पार्टी हैं, ठीक है। तो जैसे बीजेपी और कांग्रेस, उनके साथ बाकी मर्ज करती रहती हैं, ठीक है, तो ये बाकी इनके साथ मर्ज हो जाती हैं। अभी जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट है, तो मतलब कमला हैरिस भी डेमोक्रेट्स की तरफ से बिड करेंगी और रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप फाइट करेंगे इलेक्शन। डायरेक्ट लोग जो हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वहां पे डायरेक्ट सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लोग डायरेक्टली वोट देंगे। एलिफेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी सिंबल था। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनी थी, उसका सिंबल भी एलिफेंट था। डन। कोरियन पेनिनसुला पे आ जाते हैं। ये है कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला लैंड का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो दिस इज कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला 2 कंट्रीज को टच करता है, ऊपर चाइना और इधर रसिया, ठीक है। कोरियन पेनिनसुला में 2 कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। डन। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, वहां के डिक्टेटर हैं किम जोंग उन। यहां पे डेमोक्रेसी है साउथ कोरिया में। तो नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया है ऑफ टेस्टिंग सॉलिड फ्यूल मिसाइल विद हाइपरसोनिक वेपन। नॉर्थ कोरिया कहीं क्या, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने किया है। तो यहां पे हम थोड़ा सा ये समझेंगे। पहली बात तो ये हाइपरसोनिक क्या होता है। सोनिक मतलब रिलेटेड टू साउंड।
सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, ये वेपन होते हैं अलग अलग कि मिसाइल सबसोनिक है, ट्रांससोनिक है, सुपरसोनिक है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, रॉकेट कैसा है, ठीक है, ये उनकी स्पीड बताती है। सोनिक, इन स्पीड को मेजर किया जाता है, इनकी स्पीड को मैक में। तो ये जो मैक है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 या ग्रेटर देन 5। सबसोनिक वो स्पीड होती है जो साउंड की स्पीड से कम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सबसोनिक। साउंड की स्पीड होती है लगभग 343 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर सबसोनिक है तो मतलब मैक 1 से कम होगा उसकी स्पीड। ट्रांससोनिक है तो मैक 1 के बराबर होगी उसकी स्पीड। सुपरसोनिक है तो मैक 2, 3, 4 या 5 होंगी। 2 का मतलब है हवा से 2 गुनी स्पीड में, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। और हाइपरसोनिक है तो मैक होता है ग्रेटर देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना एडवांस वेपन है। क्योंकि जो डिक्टेटरशिप कंट्री हैं उनके पास है नहीं इतने एडवांस वेपन। नॉर्मली इतने एडवांस वेपन 4-5 कंट्रीज के पास ही हैं, यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया या फिर जापान या फ्रांस वगैरह, फ्रांस या यूके, ठीक है। तो 4-5 कंट्रीज हैं जिनके पास इतने एडवांस वेपन है, इतने एडवांस वेपन है नहीं। तो एक डिक्टेटरशिप कंट्री के पास इतना एडवांस वेपन होना इसलिए न्यूज में है। अब इसमें डन, समझ गए क्या होता है सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, ठीक है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा डिक्टेटर कंट्री है जिसके पास आईसीबीएम है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल एक्चुअल में क्या है ना कि जितनी भी वर्ल्ड में डिक्टेटर कंट्रीज थी जहां पे बड़े बड़े डिक्टेटर हुए, वो लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाए। रीजन बीइंग कि उनके पास ऐसे कोई एडवांस वेपन थे नहीं। ये एकमात्र कंट्री है जहां डिक्टेटरशिप है और जितना एडवांस वेपन ये कह रहे हैं कि हमने बना लिया है बिना किसी की हेल्प के। हालांकि इनको रशिया और चाइना से कांस्टेंट हेल्प मिलता रहता है, ठीक है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज होती है 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक। इनकी आईसीबीएम का नाम है हासोंग HWASONG। तो ये नॉर्थ कोरिया की आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया के पास भी आईसीबीएम है, नाम है अग्नि 5।
एज द नेम सजेस्ट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे फायर कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज बहुत ज्यादा होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। डन। मिसाइल्स जनरली दो तरह की होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। फर्क क्या होता है? क्रूज मिसाइल की रेंज कम होती है एक तो, लेट्स सपोज ये अर्थ है, एक जगह से दूसरी जगह तक हिट करना है, तो क्रूज मिसाइल लगभग सीधी जाएगी, बहुत ऊपर नहीं जाएगी। तो क्रूज मिसाइल का पाथवे ऐसे होता है, ठीक है, ग्राउंड से बहुत ऊपर नहीं जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल, अगर ये अर्थ है, यहां से हिट करना है दूसरी जगह पे, तो पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके ऊपर जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वहां से वापस होके नीचे आएगी, ठीक है। तो ये लंबी दूरी तय कर सकती हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर को पार करके ऊपर चली जाती हैं और फिर नीचे फायर करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल सीधी चलती हैं, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोला पाथ फॉलो करती हैं, पैराबोलिक पाथ होता है, जो पेंडुलम होता है एक तरह से, ठीक है। तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ज्यादा लंबी दूरी तक जाती हैं, क्रूज ज्यादा लंबी दूर तक नहीं जाती। तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हमेशा बैलिस्टिक ही होती हैं। वैसे क्रूज क्या होता है? लार्ज बोट को बोलते हैं शिप, और लार्ज शिप को बोलते हैं क्रूज। डन। तो इंडिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल याद करना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कुछ गिन चुन के 6-7 कंट्रीज के पास ही है, जिनमें से नॉर्थ कोरिया एक है, और डिक्टेटर कंट्री अकेली है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को एक लाइन अलग करती है, इसको बोलते हैं 38th पैरेलल। पैरेलल एक ज्योग्राफिकल टर्म है, पढ़ लिया आप लोगों ने। थर्टी एट्थ लैटिट्यूड इन दोनों को अलग करता है। अब समझ में आ गया? लैटिट्यूड्स को ही पैरेलल बोलते हैं, बताया होगा सर ने, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बोला ज्योग्राफिकल टर्म बताओ। मैथमेटिकल भी वही है, पैरेलल का मतलब तो वही है ना, लेकिन ज्योग्राफी में पैरेलल लैटिट्यूड्स को बोलते हैं। ज्योग्राफी तो पढ़ रहे थे, वो भी छोड़ दिया। ये अर्थ है, अर्थ पे ईस्ट से वेस्ट जाती हुई इन लाइंस को, हाइपोथेटिकल लाइंस को पैरेलल्स बोलते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पैरेलल कौन सी है? इक्वेटर। 0 डिग्री पैरेलल है इक्वेटर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब पैरेलल्स है, ठीक है। तो 38 डिग्री पैरेलल इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इधर जापान है, 4 आइलैंड हमने किए थे। जापान और कोरियन पेनिनसुला के बीच में है सी ऑफ जापान, याद रखना, वाटर बॉडी। और इधर चाइना है, चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में है येलो सी। दोनों वाटर बॉडी याद रखना। येलो सी की पोजीशन किन दो ज्योग्राफिकल फिगर्स के बीच में है? चाइना और इधर कोरियन पेनिनसुला, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में से दोनों में से कोई एक भी दे रखा हो तो चलेगा, प्रिसाइजली साउथ कोरिया है, ठीक है। और सी ऑफ जापान भी इन दोनों, और इधर जापान है आइलैंड, उसके बीच में।